फर्क नहीं पड़ता। केदारनाथ सिंह की ये भी व्यंग्यात्मक कविता है कि समाज में लोगों के बीच में अजनबीपन है, इतना ज़्यादा अजनबीपन है, इतना ज़्यादा परायापन है कि लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते। मेरा जो घर है वो भी मुझे अजनबी सा लगता है। जब मैं बाहर जाता हूँ तो किसी को कोई चिंता नहीं कि मैं कौन हूँ। जो रिश्ते नाते हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं, वो भी मेरी परवाह नहीं करते, है ना। और मनुष्य इतना कठोर हो गया है कि पत्थरों की चीखें निकल सकती हैं लेकिन मनुष्य की चीखें नहीं निकल सकती। और अगर किसी जगह पर जहाँ पर प्यार लिखा हुआ है, प्यार शब्द लिखा हुआ है, अगर वहाँ पर सड़क शब्द लिख दो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी समाज में एक दूसरे से कोई लगाव या स्नेह या जुड़ाव किसी को नहीं है, तो लोगों के बीच में अजनबीपन पसर रहा है। अब ये लिखते हैं, हर बार लौटकर जब अंदर प्रवेश करता हूँ मेरा घर चौंक कर कहता है बधाई। हर बार जब मैं बाहर से लौटकर अंदर आता हूँ, अंदर प्रवेश करता हूँ, यानी जब मैं घर के अंदर घुसता हूँ तो मेरा घर चौंक कर कहता है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा घर जो है वो चौंक गया है, अचानक उसको आश्चर्य हो गया है और वो मुझसे कह रहा है कि बधाई। बधाई मतलब तुम्हारा घर के अंदर स्वागत है। मतलब मेरे घर को भी मुझसे कोई ज़्यादा लगाव या स्नेह नहीं है। मेरे घर को भी ये महसूस होता है कि अगर मैं घर से निकल गया हूँ तो पता नहीं मैं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, और घर को कोई उम्मीद नहीं होती कि मैं वापस आऊँगा, और मेरे घर में कोई खुशी भी नहीं होती मेरे आने पर। लेकिन जब मैं घर के अंदर आ जाता हूँ तो मेरा जो घर है वो चौंकता है कि मैं कैसे वापस आ गया हूँ, और मेरे घर को मेरा स्वागत करना पड़ता है, या मेरे घर के जो लोग हैं उनको मेरा स्वागत करना पड़ता है, और वो कहते हैं बधाई, आप वापस आ गए हैं। ईश्वर ये कैसा चमत्कार है, मैं कहीं भी जाऊँ फिर लौट आता हूँ। हे ईश्वर, हे भगवान, ये कैसा जादू है, ये कैसी विचित्र घटना है, कैसी अनहोनी घटना है। मैं कहीं भी जाऊं, मैं घर से निकलकर कहीं भी जाता हूं, मैं फिर लौट आता हूं, मैं फिर से घर के अंदर वापस आ जाता हूं, क्योंकि घर के अलावा मुझे कहीं भी अपनापन महसूस नहीं होता। वैसे तो घर में भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत घर में जो अपनापन महसूस होता है उसको पाने के लिए मैं घर लौट आता हूँ। तो ये बड़ी विचित्र सी घटना है कि कहीं बाहर मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है, इसलिए मुझे हर बार लौटकर घर ही आना पड़ता है। सड़कों पर परिचय पत्र मांगा नहीं जाता। अब ये बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं कि जब मैं बाहर जाता हूँ सड़कों पर तो कोई भी मुझसे मेरा परिचय पत्र नहीं मांगता, आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगता। मतलब कोई भी मुझसे मेरी पहचान बताने वाला कागज़ नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। मेरे होने ना होने से, सड़क पर होने से, बाहर कहीं भी किसी जगह पर होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना शीशे में सबूत की ज़रूरत होती है, और घर के भीतर जो शीशा है वो भी मुझसे कोई सबूत नहीं मांगता मेरे अस्तित्व के, क्योंकि शीशा जो है वो मेरे वजूद से वाकिफ़ है, उसको मेरे अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं चाहिए। वो मेरी जो परिस्थिति है, जिस हाल में मैं जी रहा हूँ, उसे ज्यों का त्यों दिखा देता है। मतलब शीशा भी मुझे देखकर बहुत उदास सा महसूस करता है, उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ना तो घर के बाहर किसी को फ़र्क पड़ता है मेरे होने से, घर के अंदर भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, और जो शीशा है, आईना है, वो मेरी उपस्थिति का कोई सबूत नहीं मांगता। मैं जैसा हूँ वो मुझे वैसा दिखा देता है, तो उसे भी मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कितनी सुविधा है कि हम घर में हों या ट्रेन में, और सुविधाएं बहुत हो गई है, परिस्थितियां बहुत अच्छी हो गई है कि हम चाहे घर में रह रहे हो या हम किसी ट्रेन में बैठे हो, हर जिज्ञासा, हमारे भीतर जो भी प्रश्न होता है, जो भी शंका होती है, या जो भी जानकारी हम जानना चाहते हैं, वो एक रेलवे टाइम टेबल से शांत हो जाती है। हमारे मन में हर एक प्रश्न रेलवे द्वारा जारी किए गए टाइम टेबल को देखकर शांत हो जाता है। हर एक जिज्ञासा हमारे भीतर जो होती है वो रेलवे द्वारा प्रसारित किए गए या छापे गए टाइम टेबल से शांत हो जाती है। ये रेलवे का टाइम टेबल मतलब ट्रेनों के आने जाने का जो समय है, तो हम जब उसे देख लेते हैं तो हमारे भीतर की हर जिज्ञासा शांत हो जाती है ट्रेनों के आने जाने का समय देखकर। रेलवे का जो टाइम टेबल है ये है प्रतीकात्मक, यानी हर एक चीज़ मशीनी हो गई है। हम कहीं ना कहीं से जानकारी लेते हैं। उस दौर में जब ये कविता लिखी गई होगी तो रेलवे का टाइम टेबल बहुत महत्वपूर्ण होता होगा, वो अखबारों में छपता होगा और वो रेडियो और टीवी से भी प्रसारित किया जाता होगा। तो इनका ये कहना है कि कुछ मशीनें हैं हमारे आसपास जो हमें कोई ना कोई जानकारी दे देती है और हम उन जानकारियों से अपना जीवन चला लेते हैं। यानी हमें अपने परिवेश और अपने
परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हमारी हर जो इच्छा है, जिज्ञासा है, उसकी पूर्ति हो जाती है मशीनों द्वारा दी गई जानकारियों से। यानी मनुष्य जो है वो मशीनी जिंदगी जी रहा है, किसी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से कोई स्नेह या लगाव नहीं है। आसमान मुझे हर मोड़ पर थोड़ा सा लपेट कर बाकी छोड़ देता है। आसमान यहाँ पर खुलेपन का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है, आसपास के परिवेश का प्रतीक है। तो ये जो खुलापन है, ये जो परिवेश है, वो हर एक मोड़ पर यानी हर एक मौके पर, हर एक अवसर पर, छोटे छोटे जो अवसर आते रहते हैं, उन अवसरों पर थोड़ा सा लपेट कर, थोड़ा सा मुझे अपने साथ जोड़ लेता है। ये जो समाज है, ये जो परिवेश है, किसी न किसी मौके पर थोड़ा सा मुझे अपने साथ जोड़ देता है, बाकी छोड़ देता है और फिर मुझे मुक्त कर देता है। मतलब किसी के साथ भी कोई लंबा लगाव, लंबी दोस्ती, लंबे समय तक चलने वाला प्रेम समाज में नहीं है। ये जो परिवेश है, ये जो समाज है, ये मुझे थोड़ी देर के लिए अपने आप से जोड़ देता है और फिर आज़ाद छोड़ देता है। मेरी परवाह नहीं करता, मेरे सुख दुख और मेरे जीने मरने की समाज को कोई परवाह नहीं है। अगला कदम उठाने या बैठ जाने के लिए फिर मैं आज़ाद होता हूँ कि मैं चाहे अगला कदम उठा दूँ, मैं मंजिल की ओर बढ़ूं आगे, या फिर मैं वहीं पर बैठ जाऊं जहां पर मैं हूं। तो समाज में किसी को कोई परवाह नहीं। कोई मौका आता है, औपचारिक मौका थोड़ा सा, और उस मौके पर मैं लोगों से मिलता हूं, उसके बाद लोग मुझे भूल जाते हैं। लोगों को परवाह नहीं होती कि मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूं या फिर मैं जीवन में जहां हूं वहीं पर मैं बैठ गया हूं, या फिर मैं हताश हूँ, उदास हूँ, कोई परवाह नहीं। मैं सक्रिय हूँ या निष्क्रिय हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जगह है जहाँ पहुँचकर पत्थरों की चीख साफ सुनी जा सकती है। जगह है मतलब ये जो दुनिया है, ये ऐसी हो गई है जहाँ पर पहुँचकर, जहाँ पर होकर, जहाँ पर विद्यमान होने से पत्थरों की चीख साफ सुनी जा सकती है। यानी पत्थरों में भी हमदर्दी, कोमलता हो सकती है, लेकिन मनुष्य जो है वो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गया है। यानी पत्थरों की चीखें सुनाई दे सकती है। इस दुनिया की कठोरता को देखकर पत्थर भी चीखने लगे हैं कि ये दुनिया क्या से क्या हो गई है। लेकिन जो मनुष्य है वो किसी प्रकार की हमदर्दी, किसी प्रकार का स्नेह नहीं जताता। वो किसी के लिए दो शब्द नहीं बोल सकता और ना ही किसी के लिए आंसू बहा सकता है। तो आज के समाज में हम पत्थरों की चीखें सुन सकते हैं साफ साफ, या निर्जीव वस्तुओं को हम देख सकते हैं हमदर्दी से युक्त, लेकिन जो मनुष्य है वो, उसके भीतर कोई हमदर्दी नहीं है, कोई प्रेम या लगाव नहीं है। यानी मनुष्य पत्थरों से भी कठोर हो गया है। पर सच तो ये है कि यहाँ या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। और सच्ची बात यह है, वास्तविक बात यह है कि यहाँ यानी इस समाज में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, या जिस परिवेश में मैं रह रहा हूँ, या कहीं भी, या दुनिया के किसी भी कोने में फर्क नहीं पड़ता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मनुष्य को एक दूसरे के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जहाँ लिखा है प्यार, तुम जहाँ पर प्यार शब्द लिख लेते हो, या फिर तुम जहाँ पर प्यार की बात करते हो, आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारे की बात करते हो, वहाँ लिख दो सड़क। वहाँ पर अगर तुम सड़क के बारे में बात करना शुरू कर दो, जहाँ पर प्यार शब्द लिखा है वहाँ पर अगर सड़क शब्द लिख दो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर तुम प्रेम और सौहार्द की बात कर रहे हो तो भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम सड़क की बात कर रहे हो, जैसे सड़क के लिए जो पत्थर या कोलतार इत्यादि इकट्ठा किया जाता है, अगर तुम उसकी बात भी करो, निर्जीव वस्तुओं की बात करने भी लगो, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज में लोग ऐसे हो गए हैं कि उनके लिए प्रेम की बातें और निर्जीव वस्तुओं की बातें एक जैसी हो गई है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहाविरा है, फर्क नहीं पड़ता। मुहाविरा मतलब जो सूत्र वाक्य है, ध्येय वाक्य है, या जो सिद्धांत है, या जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो क्या है मेरे युग की, कि फर्क नहीं पड़ता। मेरे युग में यानी हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां पर सबसे बड़ा सिद्धांत है या सबसे जरूरी बात हो गई है, कौन सी बात, कि फर्क नहीं पड़ता, कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज में एक दूसरे के प्रति लोगों में सौहार्द या भाईचारे की भावना खत्म हो गई है। आगे ये लिखते हैं कि हमारे जीवन में परायापन या अजनबीपन बहुत हो गया है। जो हमारे दोस्त हैं उनकी छवि या उनके साथ जो हमारे संबंध है वो बड़े अस्पष्ट से, बड़े धुंधले से हो गए हैं, और हम केवल शायद मतलब की ही बात करते हैं एक दूसरे से। और ऐसा लगता है कि जैसे अफ्रीका की किसी छोर में जो नदियां हैं और जो हमारे मित्र हैं वो एक जैसे हो गए हैं। अफ्रीका की नदियां भी हमारे लिए अपरिचित हैं और जो हमारे दोस्त हैं उन्हें भी हम ठीक से नहीं पहचान पा रहे हैं। यानी समाज में अजनबीपन, परायापन, बेगानापन इतना बढ़ गया है।
अब ये लिखते हैं कि अक्सर महसूस होता है कि बगल में बैठे हुए दोस्तों के चेहरे और अफ्रीका की धुंधली नदियों के छोर एक से हो गए हैं। धुंधली का अर्थ है अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। नदियों के छोर यानी नदियों का जो अंतिम हिस्सा है, या तो शुरुआती हिस्सा या फिर जहां पर वो खत्म होती है नदी, वो हिस्से। तो ये कहते हैं कि अक्सर मुझे ऐसा भी महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है कि मेरी बगल में जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं उनके चेहरे अफ्रीका महाद्वीप की किसी अस्पष्ट सी नदी के छोरों जैसे हो गए हैं। यानी जिस तरह से हमारे लिए अफ्रीका में बहने वाली कोई नदी अपरिचित है, अजनबी है या अस्पष्ट है, उसी तरह से जो लोग हमारे दोस्त कहलाते हैं उनके चेहरे भी हमारे लिए अब अजनबी या अस्पष्ट से हो गए हैं। यानी हमारे बीच बहुत परायापन, बहुत अजनबीपन और बेगानापन पसर गया है। और भाषा जो मैं बोलना चाहता हूँ और जो बातें मैं कहना चाहता हूँ, यानी मेरे दिल में जो बातें आती हैं और जिन्हें मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, यानी मैं बार बार सच बोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी जिह्वा पर नहीं, लेकिन जो बातें मैं कहना चाहता हूँ वो मेरी जीभ पर नहीं आती बल्कि दांतों के बीच की जगहों में सटी है। बल्कि जो बातें मैं कहना चाहता हूँ मेरे दिल से बाहर तो निकलती है लेकिन मेरे होठों के माध्यम से वो दूसरों तक नहीं पहुँचती, बल्कि वो मेरे दांतों के बीच में कहीं मसूड़ों के बीच में फंस कर रह जाती हैं। यानी मैं सच बोलने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन मैं सच बोल नहीं पाता, और जो बातें मेरे मन से निकलती हैं वो दांतों के बीच में ही कहीं फंस कर रह जाती हैं, वो होठों के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती या दूसरों तक नहीं पहुंचती। यानी मैं सच नहीं बोल पाता जो मैं अनुभव करता हूं, बल्कि मैं ऐसी बातें करता हूं जो लोग सुनना चाहते हैं। मैं बहस शुरू तो करूं, बहस का मतलब बातचीत, वाद विवाद, सही क्या है गलत क्या है उस पर चर्चा करना। मैं बातचीत करना शुरू तो कर सकता हूं, पर चीजें एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं। चीज़ें का मतलब यहाँ विषय से है, दौर का मतलब परिवेश है, गुजर रही है मतलब घटित हो रही है। लेकिन हमारे आसपास का जो वातावरण है वो कुछ अलग प्रकार का हो गया है, चीज़ें कुछ अलग दौर से गुजर रही है। ये एक नए प्रकार का दौर आ गया है, नया ज़माना आ गया है। और इसमें क्या हो रहा है, अब ये उदाहरण देते हैं कि सामने की मेज़ को सीधे मेज़ कहना, कि मेरे सामने अगर कोई टेबल रखा हुआ है, मेज़ रखी हुई है मेरे सामने, अगर मैं उसे सीधे सीधे मेज़ कह दूं, मतलब मेज़ को मेज़ कह दूं, तो क्या होगा, उसे वहां से उठाकर ऐसा लगता है मानो मैंने उसे उस जगह से उठा दिया है, मेज़ को उस जगह से उठा दिया है और अज्ञात अपराधियों के बीच में रख देना है। और ऐसा लगता है कि मैंने मेज़ को एक जगह से उठा दिया है और मैंने कुछ अजनबी अपराधियों के बीच में, अपराधी मतलब चोर, हत्यारे, डकैत इत्यादि के बीच में उसे रख दिया है। यानी मेज़ को अगर मैं सीधे मेज़ कहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं उस पर आरोप लगा रहा हूं। मेज़ यहाँ पर प्रतीकात्मक है, यानी जब मैं सच कहता हूँ, किसी चोर को चोर कहता हूँ, अपराधी को अपराधी कहता हूँ, किसी की गलत बात को गलत कहता हूँ, किसी की सही बात को सही कहता हूँ, तो लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं और उन्हें ये महसूस होता है कि मैं सच बोलने के बहाने उन पर आरोप लगा रहा हूँ और उन्हें अपराधी घोषित कर रहा हूँ। यानी सच्ची बात हर व्यक्ति को अब कड़वी लगती है और वो बहुत जल्दी आहत हो जाता है, उसकी भावनाओं को बहुत जल्दी ठेस पहुंच जाती है। तो इसलिए हम सीधी और सच्ची बात भी नहीं कह सकते, जो सामने नजर आ रहा है सत्य उसे भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति बुरा मान जाता है। और ये समय है जब रक्त की शिराएं शरीर से कटकर अलग हो जाती हैं, और ऐसा समय आ गया है कि जब हमारे शरीर की नसें हमारे शरीर से कटकर अलग हो जाना चाहती हैं। नसें जो है या शिराएं जो है वो सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों की प्रतीक हैं। यानी एक ऐसा बुरा समय आ गया है कि अब हमारा हर सगा संबंधी, हमारा हर रिश्तेदार, हमारा हर परिचित, हमारा हर दोस्त हमसे अलग हो जाना चाहता है। और ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर से नसें या रक्त वाहिनियां अलग हो जाना चाहती है। यानी कोई भी जुड़कर नहीं रहना चाहता, नसें शरीर के साथ जुड़कर नहीं रहना चाहती, और जो हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, वो भी हमसे जुड़कर नहीं रहना चाहते। और आगे ये लिखते हैं कि हर एक व्यक्ति का अहम बहुत बड़ा है, ईगो, अहंकार बहुत ज्यादा है। हर एक व्यक्ति अहंकार से भरा हुआ है। छोटा सा एक व्यक्ति भी बहुत ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा सम्मान चाहता है।
तो इन्होंने कहा कि और ये समय है जब मेरे जूते के अंदर की एक नन्ही सी कील तारों को गढ़ने लगती है। और ऐसा समय आ गया है कि जूते के अंदर चुभने वाली एक छोटी सी कील भी सितारों को चुभना चाहती है। यानी किसी भी व्यक्ति का छोटा सा दुख बड़ा हो जाता है। हर एक व्यक्ति अपने दुख को बढ़ा चढ़ाकर कहना चाहता है। और जो कील है वो एक छोटे से व्यक्ति की प्रतीक है। मतलब कील जैसी तुच्छ चीज भी तारों को छूना चाहती है, सितारों को स्पर्श करना चाहती है। यानी समाज में तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति, हीन से हीन व्यक्ति, बहुत छोटा व्यक्ति जिसमें कोई गुण ही नहीं है, वो भी अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। और हर एक व्यक्ति अपने दुख को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाना चाहता है समाज में। या फिर छोटी से छोटी चीज या छोटी से छोटी घटना भी समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित करना चाहती है। यानी हर एक छोटी चीज बड़ी हो जाना चाहती है या अपने आप को बड़ी दिखाना चाहती है। छोटी सी कील जो कि जूते के अंदर चुभ रही है, उसकी भी ये इच्छा है कि वो तारों को चुभने लगे। यानी उसकी भी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। यहाँ इसके दो अर्थ निकल रहे हैं कि एक तो ये कि छोटी सी कील है, उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि कवि का छोटा सा दुख है। छोटा सा दुख है ना कि कील चुभ रही है, पैरों में चुभ रही है, जूते के अंदर चुभ रही है। और कवि जो है वो अपने दुख को बहुत बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना चाहता है कि उसे सितारों तक पहुंचाना चाहता है, उस छोटे से दुख को। तो समाज ऐसा हो गया है कि छोटी चीज को बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है और हर एक छोटा व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त हो गया है, स्वार्थी हो गया है। और बड़े लोग तो ग्रस्त हैं ये अहंकार से, स्वार्थ से।